भविष्य की दुनिया में बच्चों को मां के गर्भ में नहीं बल्कि विशाल अंडे जैसी दिखने वाली विशेष कैप्सूल में विकसित किया जाता है। एक दिन एक युवा दंपति भी ऐसा ही एक कैप्सूल अपनाने का फैसला करता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह निर्णय उनकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा। रैचेल और एल्वी एक बेहद आधुनिक स्मार्ट घर में रहते हैं, जहां लगभग हर काम अत्याधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है। घर की एआई असिस्टेंट एलेना हर सुबह रैचेल का हेल्थ स्टेटस चेक करती है और उसके लिए कपड़े भी चुनती है। तैयार होकर रैचेल ऑफिस के लिए निकलती है। रास्ते में मेट्रो में उसकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ती है जिसके पेट पर एक बड़ी सफेद कैप्सूल बंधी हुई है। उधर एल्वी भी एलेना की मदद से अपने कपड़े चुनता है। मशीन उसके लिए कॉफी और टोस्ट तैयार करती है। नाश्ता करते हुए वह अपने काम में व्यस्त रहता है। वह पेशे से एक अनुभवी वनस्पति वैज्ञानिक है और पौधों पर रिसर्च करता है। ऑफिस पहुंचकर रैचेल अपने नए प्रोजेक्ट की सफल प्रस्तुति देती है। यह छोटे छोटे रोबोट्स हैं जिन्हें इंसानों की जगह कई तरह के काम करने के लिए बनाया गया है। उसकी शानदार प्रस्तुति से प्रभावित होकर उसकी बॉस उसे प्रमोशन देने की खबर सुनाती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी पूछती है, क्या वह जल्द ही बच्चा प्लान करने वाली है? क्योंकि इस समय होने वाले माता पिता के लिए एक नया विशेष ऑफर चल रहा है जिसका फायदा अभी उठाया जा सकता है। कुछ ही देर बाद रैचेल को वुम्ब सेंटर की एक कर्मचारी का फोन आता है। वह बताती है कि उसके लिए पहले से ही एक स्लॉट बुक हो चुका है और 2 दिन बाद उसे विस्तृत काउंसलिंग के लिए सेंटर पहुंचना होगा। रैचेल लंबे समय से मां बनने का सपना देख रही है, लेकिन उसका पति एल्वी फिलहाल अपने पौधों और रिसर्च में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वह अपने छात्रों को असली पेड़ से तोड़ा हुआ पका हुआ अंजीर खिलाता है और प्रकृति के महत्व के बारे में समझाता है। बाद में रैचेल अपनी दोस्त एलिस को यह खुशखबरी सुनाती है कि उसे वूम्ब सेंटर में जगह मिल गई है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। उसने अभी तक इस बारे में एल्वी को कुछ भी नहीं बताया। उसे पूरा यकीन है कि उसका पति इस फैसले का विरोध करेगा, क्योंकि वह चाहता है कि उनका बच्चा सामान्य गर्भावस्था के जरिए दुनिया में आए, किसी कृत्रिम कैप्सूल के माध्यम से नहीं। शाम को एल्वी फिर इंसानों के प्रकृति से दूर होते जाने की बात करता है। रैचेल चाहकर भी उसे अपने फैसले के बारे में नहीं बता पाती, क्योंकि उसे लगता है कि यह सही समय नहीं है। 2 दिन बाद वह अकेली ही वूम्ब सेंटर पहुंचती है। वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आए हैं, लेकिन रैचेल अकेली होती है। सेंटर का डायरेक्टर सभी को वह विशेष कैप्सूल दिखाता है जिसमें बच्चों का विकास किया जाता है। वह समझाता है कि इस कैप्सूल के अंदर माता पिता अपनी पसंद का संगीत, ऑडियो बुक या प्राकृतिक वातावरण की आवाजें चला सकते हैं। यह पूरी तरह सुरक्षित होता है, जहां वायरस, बैक्टीरिया और जहरीले तत्व नहीं पहुंच सकते। इतना ही नहीं, इस तकनीक की वजह से बच्चा बाहरी तनाव से भी सुरक्षित रहता है। यह सब सुनने के बाद रैचेल इस अनोखी प्रक्रिया के लिए हामी भर देती है और कैप्सूल बुक करने के लिए एडवांस जमा कर देती है। घर लौटकर वह आखिरकार एल्वी को सब सच बता देती है कि उनका बच्चा एक कृत्रिम कैप्सूल में विकसित होगा। यह सुनते ही एल्वी स्पष्ट रूप से नाराज हो जाता है। उसे यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, इसीलिए गुस्से के बावजूद वह इस फैसले पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस नई तकनीक के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। कैप्सूल में पलने वाले बच्चों को कभी सपने नहीं आते। वैज्ञानिक इसे इस तकनीक का एक छोटा सा साइड इफेक्ट बताते हैं। एक दिन एल्वी अपने पौधों के साथ काम कर रहा होता है कि तभी उसके फोन से तेज अलार्म बज उठता है। वह तुरंत बेडरूम की ओर भागता है और देखता है कि कैप्सूल लाल रंग में चमक रहा है। वह घबराकर उसमें पोषण देने वाली एक विशेष टैबलेट डालता है, जिसके बाद सिस्टम सामान्य हो जाता है। कुछ देर बाद वह दोबारा कैप्सूल के पास जाता है, स्क्रीन ऑन करता है और अपने होने वाले बच्चे को ध्यान से देखने लगता है। धीरे धीरे एल्वी का लगाव इस बच्चे से बढ़ने लगता है। वह कैप्सूल को अपने शरीर पर बांधने वाला विशेष होल्डर पहनता है और पूरे दिन उससे बातें करता रहता है। वह उसे अपने साथ काम पर भी ले जाता है, किताबें पढ़कर सुनाता है और दुनिया के बारे में बताता है। यहाँ तक कि वह उसे पार्क में झूले भी झुलाता है। अपनी एक क्लास में एल्वी छात्रों से कहता है कि वे किसी असली पेड़ को गले लगाएं, कुछ देर के लिए सारी चिंताएं भूल जाएं और केवल गहरी सांस लें। उसके लिए प्रकृति से जुड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। कुछ समय बाद उसका बॉस उससे कहता है कि असली पौधों और ग्रीन हाउस की देखभाल पर बहुत खर्च आता है, इसलिए वह सुझाव देता है कि सभी पेड़ों और पौधों की जगह होलोग्राम लगा दिए जाएं। यह बात एल्वी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उधर रैचेल और एल्वी टीवी पर वन्य जीवन से जुड़ा एक कार्यक्रम देख रहे होते हैं। एक घायल पेंगुइन की हालत देखकर एल्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी दौरान रैचेल कैप्सूल पर ही कुछ खरोंचे देखती है। वह अपनी सहेलियों से शिकायत करती है कि एल्वी बच्चे की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा। साथ ही वह अपने अजीब सपनों का भी जिक्र करती है। वह बताती है कि उसने सपना देखा जैसे कैप्सूल अचानक घर से गायब हो गया हो। वह उसे हर जगह ढूंढती है और तभी आईने में अपना बड़ा सा गर्भवती पेट देखती है। वह अपने पेट पर हाथ फेरती है और खुद को बेहद खुश महसूस करती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। सामने केवल वही कैप्सूल रखा होता है। वह उसे गोद में लेकर खिड़की के बाहर उदासी से देखने लगती है। इधर एल्वी प्राकृतिक तरीके से बच्चों की परवरिश पर लिखी एक पुरानी किताब पढ़ने लगता है। यह देखकर रैचेल फिर नाराज हो जाती है और दोनों दोबारा एआई साइकोथेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं।
वहां उनके बीच बहस छिड़ जाती है। क्या इस कैप्सूल को सचमुच बच्चा कहना चाहिए? इसकी देखभाल कैसे होनी चाहिए? और आखिर माता पिता जैसा अपनापन कब महसूस होना शुरू होता है? कुछ दिनों बाद रैचल कैप्सूल को अपने पेट से बांधकर ऑफिस पहुंचती है, लेकिन कांच के दरवाजे से टकराते टकराते वह उसे गिराने ही वाली होती है। उसकी बॉस उसे समझाती है कि कैप्सूल को ऑफिस लाना ठीक नहीं, क्योंकि इससे बाकी कर्मचारियों का ध्यान भटकता है। इसके बाद सभी कर्मचारियों के कैप्सूल एक सुरक्षित अलमारी में रखवा दिए जाते हैं। शाम को रैचल वूम्ब सेंटर में आयोजित एक और सेमिनार में पहुंचती है। इस बार डायरेक्टर घोषणा करती है कि अब सभी कैप्सूल सेंटर के इंक्यूबेटर में ही रहेंगे, ताकि जन्म तक उनकी निगरानी की जा सके। घर लौटने पर दोनों को अजीब खालीपन महसूस होता है। एल्वी कहता है कि बच्चे को अपने माता पिता के साथ होना चाहिए, लेकिन नियम तो नियम है। उस रात रैचल सपना देखती है कि वह समुद्र किनारे अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर घूम रही है, मगर नींद खुलते ही उसे फिर वही खालीपन महसूस होता है। अगले दिन वह एल्वी के कमरे से एक असली पौधा उठाकर बच्चों के कमरे में रख देती है। उसे लगता है कि वहां जीवित चीजों की मौजूदगी जरूरी है। उधर ऑफिस में उसकी बॉस फिर उसे बुलाती है और बताती है कि पिछले कुछ समय से उसकी कार्यक्षमता लगातार घट रही है। शाम को दोनों फिर वूम्ब सेंटर पहुंचते हैं। वहां उन्हें बताया जाता है कि केवल 1 सप्ताह बाद बच्चे का जन्म होगा। उस दिन सभी माता पिता को ऑक्सीटोसिन हार्मोन की विशेष डोज दी जाएगी, ताकि उनके भीतर स्वाभाविक रूप से मातृत्व और पितृत्व की भावनाएं जाग जाएं। रैचल कैप्सूल को घर ले जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन डायरेक्टर साफ मना कर देती है। फिर उनका ध्यान दूसरी चीजों की ओर मोड़ते हुए उन्हें एक विशेष स्लीप कैप्सूल देती है, जिसकी मदद से बच्चे को कृत्रिम सपने दिखाए जा सकेंगे। इसी बीच वूम्ब सेंटर के बाहर कैप्सूल तकनीक के विरोध में प्रदर्शन चल रहा होता है। मौका देखकर एल्वी चुपचाप अंदर लौटता है, कैप्सूल वाले कमरे तक पहुंचता है, अपने बच्चे का कैप्सूल जैकेट के अंदर छिपाता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। उसी रात रैचल एक और सपना देखती है। इस बार वह एक ऐसे सुपरमार्केट में होती है जहां नवजात बच्चों की बिक्री हो रही है। वह एक बच्चे को चुनती है और काउंटर तक ले जाती है। वहां ऑफर चलता है, एक खरीदो दूसरा मुफ्त। लेकिन वह दूसरा बच्चा लेने से मना कर देती है और केवल एक बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है। सुबह उठने के बाद वह फिर सिर्फ कैप्सूल को ही अपने पास पाती है। इसके बाद वह सामान पैक करना शुरू कर देती है और एल्वी से कहती है कि वे शहर छोड़ दें। वह चाहती है कि उनका बच्चा वूम्ब सेंटर में नहीं, बल्कि उनके शांत देहाती घर में जन्म ले। एल्वी डायरेक्टर से इसकी अनुमति मांगता है, लेकिन वह फिर इनकार कर देती है। उसका कहना होता है कि कैप्सूल सेंटर की संपत्ति है और उसे तुरंत वापस किया जाना चाहिए। लेकिन इस बार दोनों उसकी बात नहीं मानते। वे न्यूयॉर्क छोड़ देते हैं, पहले ट्रेन से और फिर फेरी की मदद से अपने शांत ग्रामीण घर पहुंचते हैं। अपना पालतू बिल्ली भी साथ ले आते हैं। घर पहुंचते ही रैचल बाहर निकलती है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें, पक्षियों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट उसे पूरी तरह नई दुनिया का एहसास कराती है। यह जगह शहर की मशीनों, रोबोटों और तकनीक से बिल्कुल अलग है। एल्वी उसे आसपास उग रहे पेड़ पौधों के बारे में बताता है। दोनों मिलकर घर के सामने एक जैतून का पौधा लगाते हैं और समुद्र किनारे लंबी सैर करते हैं। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि प्रकृति के बीच की यह सादगी कहीं ज्यादा सुकून देने वाली है। रात में रैचल कैप्सूल में पल रहे अपने बच्चे को देखती है। अब वह पहले से काफी बड़ा हो चुका है। अगली सुबह सूर्योदय का आनंद लेने के बाद अचानक रैचल नोटिस करती है कि कैप्सूल चालू नहीं हो रहा। लगता है वूम्ब सेंटर ने उसका कनेक्शन बंद कर दिया है। अब वह केवल 48 घंटे तक ही अपने बैकअप सिस्टम पर चल सकता है। रैचल घबरा जाती है और शहर लौटने की बात करती है, लेकिन एल्वी उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। दोनों फैसला करते हैं कि वे जोखिम उठाएंगे और बच्चे के प्राकृतिक जन्म का इंतजार करेंगे। रात होते ही कैप्सूल नीली रोशनी से चमकने लगता है। प्रसव प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। दोनों उसे रसोई में ले जाते हैं और सिस्टम में कोड डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सही कोड पता नहीं होता। आखिरकार एल्वी हथौड़ा और पेचकस उठाता है। वह बड़ी सावधानी से कैप्सूल खोलना शुरू करता है। काफी मेहनत के बाद वह उसे 2 हिस्सों में अलग कर देता है। फिर एक तौलिया उठाकर अंदर से बच्चे को बाहर निकालता है। उनकी बाहों में एक बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य नवजात शिशु होता है। अगली सुबह रैचल वूम्ब सेंटर को पैक करके वापस भेज देती है। इसके बाद वह वापस बिस्तर पर लौटती है, जहां एल्वी और उनका नन्हा बच्चा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो आपको भविष्य की यह कल्पना कैसी लगी?